मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से घिन महसूस कर रही हूँ। घिन महसूस कर रही हूँ उस चीज से जो मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित की गई। और सच कहूँ तो मैं गुस्से में हूँ। मैरीलैंड के काउंटी के दो शीर्ष अधिकारियों के बीच निजी विवाद अब सार्वजनिक तमाशा बन गया है, जिसमें काउंटी एग्जीक्यूटिव और शेरिफ न्यूट सेल्फी के आरोपों पर भिड़ रहे हैं। साइड बार में स्वागत है। लॉ इन क्राइम द्वारा प्रस्तुत मैं जेसी वेबर हूं। अगर आप इसे देख रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर चीजें डाल रहे हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि हम इन सभी कहानियों, इन ब्रेकिंग स्टोरीज के इतने सारे क्लिप्स को इतनी जल्दी कैसे साझा कर पाते हैं। हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसे ओपस क्लिप कहा जाता है। ये ऑल इन वन एआई एडिटर है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर वीडियो काटना, बनाना और अपलोड करना आसान करता है। ओपस क्लिप एआई से बी रोल बनाता, फुटेज रीफ्रेम करता और ऑडियो साफ करता है। इसे यूज करना आसान है। बस opus.pro/ या opus.pro/Zang पर जाएं। आप साइन अप करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं और 1 मिनट में आपके पास पूरी तरह से एडिट किए गए क्लिप्स तैयार हो जाते हैं, जो टिकटॉक, शॉर्ट्स, रील्स के लिए बिल्कुल सही हैं। ओपस क्लिप सच में आपकी वन स्टॉप शॉप है। ओपस क्लिप जैसे टूल से प्रोड्यूसर तुरंत वायरल कोर्टरूम अपडेट्स दे सकते हैं। ये एक पावरफुल टूल है जिससे आप आइडियाज शेयर और प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं। opus.pro.sus पर जाएं, 1 हफ्ते का फ्री ट्रायल लें और 50% छूट पाएं। 3 सालों से मुझे बार बार वही झूठे आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर किया गया है। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी बात को लेकर कोई भी गलतफहमी ना हो। Wicomico काउंटी की काउंटी एग्जीक्यूटिव के रूप में मैंने कभी भी किसी डिप्टी, किसी काउंटी कर्मचारी या किसी और को अनुचित तस्वीरें नहीं भेजी हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया और ना ही करूंगी। ये है वाइकोमिको काउंटी मैरीलैंड की काउंटी एग्जीक्यूटिव जूली जियोर्डानो, जो गुस्से में है क्योंकि फिर से उनकी न्यूड तस्वीरें एक लोकल शेरिफ डिप्टी तक पहुंचने की अफवाहें हैं। अब ये आरोप जाहिर तौर पर कई सालों से घूम रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते तब मामला और बढ़ गया जब जियोर्डानो ने ये आखिरी वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और जो इसके बाद हुआ वो उनके जोरदार इनकारों को बुरी तरह कमजोर कर सकता है। क्या इससे आगे चलकर कोई कानूनी परिणाम हो सकते हैं? कानून के बारे में कौन सही है? हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसे समझने के लिए चलिए एक पल के लिए पीछे चलते हैं। हम 2022 में वापस जाते हैं। ये वही साल था जब जियोर्डानो, जो कि काउंटी सरकार की वेबसाइट के अनुसार शादीशुदा थे और उनका एक बच्चा था, वाइकोमिको काउंटी के एग्जीक्यूटिव पद के लिए चुनाव लड़े और चुने गए। ये मूल रूप से काउंटी के मेयर के बराबर होता है। काउंटी की वेबसाइट के अनुसार वह इस पद के लिए चुनी गई पहली महिला थीं और एक अन्य उच्च पदस्थ निर्वाचित अधिकारी के साथ काम करती हैं। शेरिफ माइक लुइस को 2007 में इस क्षेत्र के टॉप पुलिस अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। तब से वो इस पद पर बने हुए हैं। अब वाइकोमिको काउंटी मैरीलैंड के सेलिसबरी के आसपास डेलावेयर की सीमा के दक्षिण में फैले एक बड़े इलाके को कवर करती है। लेकिन जब से जियोर्डानो ने पद संभाला है, बाल्टीमोर के WBFF और सेलिसबरी के WEOC जैसे मीडिया आउटलेट्स के अनुसार लगातार अफवाहें फैल रही हैं कि उन्होंने कम से कम एक शेरिफ के डिप्टी को नग्न तस्वीरें भेजी थीं। इन आरोपों ने जियोर्डानो को सालों परेशान किया है, जिसमें WBFF की एक रिपोर्ट में यह दावा भी था कि ऐसे चित्रों के मौजूद होने और साझा किए जाने के सबूत थे। तो इस सब का सटीक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जियोर्डानो और लुइस, हमें यकीन नहीं है। मुझे बस ये जरूर बताना है, दोनों इस साल फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। यह ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है? अब पिछले हफ्ते 10 जून को हालात चरम पर पहुंच गए। तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो अचानक, लगभग बिना किसी पूर्व सूचना के हो गई थी, और जियोर्डानो का इन अफवाहों और आरोपों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। ये तथ्य आधारित नहीं है। इनका कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ मेरी छवि, मेरी ईमानदारी और मेरी प्रतिष्ठा पर जानबूझकर किया गया हमला है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाल्टीमोर की WBFF रिपोर्ट के मुताबिक जियोर्डानो ने कथित तौर पर शेरिफ लुइस को पत्र भेजा था जिसमें तस्वीरों का जिक्र था, और लुइस ने जाहिर तौर पर अपने पत्र से जवाब दिया। और भी ज्यादा आपत्तिजनक बात यह है कि आज की कहानी कथित तौर पर पत्रों के बारे में थी। फिर भी पूरी कहानी एक ऐसा जरिया बन गई कि सालों पुरानी अफवाहों को फिर से जिंदा किया जाए।
उन कथित तस्वीरों के बारे में जो कभी सामने नहीं आई, क्योंकि वे है ही नहीं। आइए, यह जो हुआ उसके बारे में ईमानदार रहें। चिट्ठियां तो बस एक बहाना थीं। वे तो बस लोगों का ध्यान खींचने का चारा थीं। वे तो बस एक आड़ थीं, जिनका इस्तेमाल इन झूठे आरोपों को फिर से सबके सामने लाने के लिए किया गया, सिर्फ एक मकसद से, मुझे राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए। ये फेक न्यूज की इंतहा है। 3 सालों से मैंने बार बार इन आरोपों का खंडन किया है। 3 सालों से मैंने सबूत मांगे हैं। 3 सालों से मैंने अनुरोध किया है कि जो भी कोई भी ये दावे कर रहा है वे ये कथित तस्वीरें पेश करें। और 3 साल बाद वे कहाँ हैं? सबूत कहाँ है? तस्वीरें कहाँ हैं? प्रमाण कहाँ है? जवाब सीधा है, कुछ भी नहीं है। काउंटी प्रमुख रहते हुए मैंने उन्हें नहीं भेजा। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस पर है कि मुझे फिर से यहां अपना बचाव करना पड़ रहा है। मुझे इस बात पर गुस्सा आता है कि ये लापरवाह रिपोर्टिंग मासूम लोगों को कितना नुकसान पहुंचाती है। आज सुबह क्या आप जानते हैं मुझे क्या करना पड़ा? मुझे अपनी माँ और पापा को, जो बाल्टीमोर में रहते हैं, फोन करना पड़ा और उन्हें ठीक ठीक बताना पड़ा कि उनकी बेटी के बारे में क्या कहा गया। मुझे अपनी बहन को फोन करना पड़ा। मुझे अपने बेटे के साथ बैठकर समझाना पड़ा कि उसकी माँ को खबरों में निशाना क्यों बनाया जा रहा था। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। मुझे एक बच्चे को समझाना पड़ा कि लोग उसकी माँ के बारे में ऐसे आरोप क्यों फैला रहे हैं जो मुझे पता है कि पूरी तरह से झूठे हैं। यही गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग का नतीजा होता है। यही राजनीतिक चरित्र हनन अभियान करते हैं। जो लोग ऐसी कहानियां फैलाते हैं उन्हें किसी बच्चे के सवालों का जवाब नहीं देना पड़ता। उन्हें अपने माता पिता को कुछ समझाना या नतीजों के साथ नहीं जीना पड़ता, जबकि मेरी फैमिली को जीना पड़ता है। और मैरीलैंड राज्य में एकमात्र रिपब्लिकन महिला काउंटी एग्जीक्यूटिव होने के नाते मैं ये नजरअंदाज नहीं कर सकती कि ये कब हो रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है और इसका पैटर्न क्या है। हर बार जब ये आरोप धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, कोई ना कोई उन्हें फिर से सुर्खियों में लाने का तरीका ढूंढ ही लेता है, जबकि कोई सबूत नहीं होता। ये पत्रकारिता नहीं है, ये जवाबदेही नहीं है, ये मुझे बदनाम करने की एक बेतहाशा कोशिश है। ये मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की एक बेतहाशा कोशिश है। और आखिरकार ये पिछले 3.5 सालों में इस काउंटी ने जो जबरदस्त प्रगति की है, उससे ध्यान भटकाने की एक बेतहाशा कोशिश है। जब दूसरे अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं, मेरी प्रशासन ने करों में कटौती, सार्वजनिक सुरक्षा, स्कूलों की मजबूती, बुनियादी ढांचे और हवाई अड्डे के विकास व वाइकोमिको काउंटी की प्रगति पर ध्यान दिया है। इस कहानी के पीछे जो लोग हैं वे मुझे भटकाना चाहते हैं, वे मुझे डराना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि मैं चुप रहूं। वे मुझे नहीं जानते, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी और मैं इसे दोहराने जा रही हूं। मैं धौंस में नहीं आऊंगी, मैं डराई नहीं जाऊंगी और मैं झूठ को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ूंगी। मैं आज यहाँ खड़ी हूं ताकि वाइकोमिको काउंटी के लोगों को बता सकूं कि मैं पिछले 3 सालों से क्या कहती आ रही हूं। ये आरोप झूठे हैं। जिन तस्वीरों की बात है वे पेश नहीं हुई, क्योंकि वे थी ही नहीं। काउंटी एग्जीक्यूटिव रहते हुए मैंने कभी टिसी डिप्टी या किसी और को अनुचित तस्वीरें नहीं भेजी। यही सच है। 3 साल पहले भी यही सच था, आज भी यही सच है और सोचिए क्या, कल भी यही सच रहेगा। धन्यवाद। जियोर्दानो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़ी और सवाल नहीं लिए। जब यह सब पहली बार चर्चा में आया तो रिपोर्टर्स ने शेरिफ लुइस से संपर्क किया। अब उन्होंने जाहिर तौर पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और इन कथित पत्रों को जारी करने से भी मना कर दिया। मैं कहूंगा, क्या था वो? जियोर्दानो के सार्वजनिक बयान के कुछ ही घंटों के भीतर WBOC ने घोषणा की कि उसे ये पत्राचार एक सार्वजनिक सूचना अनुरोध के तहत मिला है और उसने इसे प्रकाशित कर दिया। लोगों को खुद तय करने दिया कि सच कौन बोल रहा था। ये पत्र आपको वाइकोमिको काउंटी, मैरीलैंड के काउंटी एग्जीक्यूटिव के आधिकारिक लेटरहेड पर 12 सितंबर 2024 को मिला, जो शेरिफ माइक लुइस को संबोधित था। इसमें लिखा है, उद्धरण, प्रिय शेरिफ लुइस, काफी विचार विमर्श के बाद आपसे औपचारिक रूप से यह अनुरोध है कि आपके डिप्टी द्वारा मेरी अश्लील तस्वीरें साझा करने के आरोपों की जांच की जाए।
ये बहुत ही चिंता की बात है कि एक डिप्टी ऐसी फोटो साझा करेगा, और उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि आपने खुद के पास ऐसी तस्वीर होने की बात स्वीकार की है। आपने एक निजी नागरिक और अन्नापोलिस में कुछ लोगों को बताया कि यह तस्वीर सरकारी फोन से मेरी अनुमति के बिना एक बैठक में साझा की गई, जिसमें आपके मुख्य डिप्टी, राज्य के अटॉर्नी, प्रशासन के सहायक निदेशक और मैं मौजूद थे। जब से हमने आखिरी बार इस मुद्दे पर चर्चा की थी, मेरी समझ के अनुसार न तो आपके कमांड स्टाफ के किसी सदस्य, न ही आपके डिप्टीज या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई जांच शुरू की गई है। 13 फरवरी 2024 को आपने मैथ्यू लाइटजेल, प्रशासन के डिप्टी डायरेक्टर को बताया था कि मैरीलैंड कानून में रिवेंज पॉर्न सिर्फ अंतरंग संबंध वालों पर लागू होता है। मैं मानता हूं कि मेरे और डिप्टी के बीच कोई अंतरंग संबंध नहीं है, लेकिन मैरीलैंड के रिवेंज पॉर्न कानून की आपकी व्याख्या गलत है। इस कानून के तहत अश्लील तस्वीरों के वितरण पर रोक लगाने के लिए व्यक्तियों के बीच अंतरंग संबंध होना आवश्यक नहीं है। वाइकोमिको काउंटी शेरिफ कार्यालय या किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी के सदस्य को मेरी ऐसी कोई तस्वीर रखने की अनुमति नहीं है जिसमें मेरे अंतरंग अंग या यौन गतिविधि दिखती हो। शायद वहां एक टाइपो भी है, आप इसे बाद में शेरिफ के पत्र में पाएंगे। मैंने कभी ऐसी तस्वीर या दृश्य बनाने की अनुमति नहीं दी जिसमें मेरे अंतरंग अंग दिखें या मैं यौन गतिविधि में संलग्न दिखूं। मैंने कभी किसी को ऐसी किसी भी दृश्य सामग्री को वितरित करने की अनुमति नहीं दी जिसमें मेरे निजी अंग दिख रहे हों या मैं किसी यौन गतिविधि में हूं। मामला साफ है, या तो किसी डिप्टी ने मेरी नग्न तस्वीर साझा की है या नहीं। अगर ऐसी तस्वीर साझा की गई है तो यह आपराधिक कृत्य है और मैरीलैंड के आपराधिक कानून का उल्लंघन है। मैरीलैंड एनोटेटेड कोड, आपराधिक कानून, सेक्शन 3809 देखें, साथ ही संभावित रूप से संघीय कानून भी, और हम इसके बारे में बात करेंगे। किसी भी डिप्टी ने अगर इन तस्वीरों को साझा या वितरित किया है तो उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उस पर आपराधिक आरोप लगने चाहिए। वाइकोमिको काउंटी के शेरिफ के रूप में आप इस अधिकार क्षेत्र में कानून लागू कराने के लिए जिम्मेदार हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले की जांच की मांग करें, क्योंकि मुझे पता है कि आपके कार्यालय के हितों का टकराव है, और उस डिप्टी के खिलाफ आरोप तय करें जो इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आपको इस कथित आपराधिक कृत्य की जानकारी है। मैं किसी भी जांच में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मेरे निजी वकील और मैं महीने के अंत तक इस स्थिति पर एक अपडेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सादर, जूली जियोर्डानो, काउंटी एग्जीक्यूटिव। जब इन पत्रों को लेकर अफवाहें और आरोप बढ़े तो सूत्रों ने स्थानीय समाचार स्टेशनों को बताया कि जियोर्डानो को सीज एंड डिसिस्ट पत्र भेजा गया ताकि वो शेरिफ कार्यालय के कर्मचारियों को नग्न तस्वीरें भेजना बंद करें। हम बाद में इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन लगता है कि अनुवाद में कुछ जानकारी छूट गई, क्योंकि शेरिफ लुइस की 4 अक्टूबर 2024 की प्रतिक्रिया में सीज एंड डिसिस्ट शब्द तो थे, पर वो काफी तीखी थी, है ना? उद्धरण: काउंटी एग्जीक्यूटिव जियोर्डानो, 30 सितंबर 2024 को मुझे आपके कार्यालय से आपके द्वारा लिखे गए पत्र की एक ईमेल प्रति मिली, जिसमें आपने मेरे डिप्टी द्वारा आपके अश्लील चित्र साझा करने के आरोप की जांच का अनुरोध किया। जब से हमने आपके द्वारा मेरे डिप्टी को न्यूड सेल्फी भेजने की बात की थी, तब से न आपने न किसी और ने इन अश्लील तस्वीरों के प्रसार की जांच की मांग की। तस्वीरें, जाहिर है, जिन्हें कोई भी देखने वाला तुरंत समझ सकता है कि वे खुद बनाई गई थीं, खुद ही तैयार की गई थीं और अंततः खुद ही वितरित की गई थीं। आपने पत्र के चौथे पैराग्राफ में कहा था कि वाइकोमिको काउंटी शेरिफ कार्यालय के किसी भी सदस्य या किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के किसी भी सदस्य को मेरी ऐसी कोई तस्वीर रखने की अनुमति नहीं है जिसमें मेरे अंतरंग अंग खुले हों। मुझे लगता है आपका मतलब था जब मैं किसी यौन गतिविधि में संलग्न हूं। आप कहते हैं कि मैंने कभी ऐसी तस्वीर की अनुमति नहीं दी जिसमें मेरे अंतरंग अंग खुले हों या मैं यौन गतिविधि में संलग्न हूं। मैंने कभी किसी को मेरी ऐसी तस्वीर बांटने की अनुमति नहीं दी जिसमें मेरे अंतरंग अंग खुले हों या मैं यौन गतिविधि में हूं। हो सकता है आपको यह तब सोचना चाहिए था जब आपने फोन से सेल्फी भेजी थी। आपके अनुसार मामला सीधा है। आपको एक फैसला लेना है, मैडम काउंटी एग्जीक्यूटिव। न्यूड सेल्फी की एक मुख्य गवाह के रूप में मैं पूरी तरह से गवाही देने के लिए तैयार हूं कि कैसे एक डिप्टी ने मेरे ऑफिस में प्रवेश करने और मेरा दरवाजा बंद करने की अनुमति मांगी थी। मेरी डेस्क के पास खड़े होकर डिप्टी ने आपके द्वारा ली गई कई न्यूड सेल्फी अपने फोन पर स्क्रॉल की,
जो अब मेरे डिप्टी के मोबाइल पर चौंकाने वाले तरीके से दिखाई जा रही थीं। ये न्यूड सेल्फी मेरे मोबाइल पर कभी फॉरवर्ड नहीं हुई और ये स्वनिर्मित अश्लील तस्वीरें कभी मेरे कब्जे में नहीं रहीं। लेकिन कोई केवल ये सोच सकता है कि और कितने लोगों ने ये वही तस्वीरें देखी होंगी या उन्हें फॉरवर्ड किया गया होगा, शायद आपके द्वारा। जहां तक उस वीडियो की बात है, मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैंने वो वीडियो देखा है। जैसा कि आपने अपने पत्र के छठे पैराग्राफ में लिखा है, मेरे लिए हितों का टकराव है और मेरी एजेंसी इस मामले की जांच नहीं कर सकती। मैं इन अश्लील तस्वीरों और नग्न सेल्फियों की उत्पत्ति की आधिकारिक जांच का अनुरोध करने को तैयार हूं। मैं यह अनुरोध मैरीलैंड स्टेट पुलिस या राज्य अभियोजक के कार्यालय के जरिए करूंगा। जैसे ही जांच शुरू होगी, जांचकर्ता आपके मोबाइल फोन, व्यक्तिगत और सरकारी उपकरणों की तलाशी और जब्ती के लिए वारंट जारी कर सकते हैं, एक पूरी फॉरेंसिक जांच करने के लिए, ताकि ये पुष्टि की जा सके कि जो तस्वीरें मुझे दिखाई गई थीं, वे वास्तव में आपके किसी मोबाइल फोन या आपके द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन से ही आई थीं। सभी डिलीट किए गए संदेश, फोटो और ईमेल, चाहे कोई उन्हें मिटाने की कितनी भी कोशिश कर ले, पूरी तरह से रिकवर किए जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे ही जांच पूरी हो जाती है, आप ना तो अपनी प्रशासन से और ना ही वाइकोमिको काउंटी के नागरिकों से यह इनकार कर पाएंगे कि ये तस्वीरें न केवल मौजूद हैं, बल्कि आपके टेक्स्ट मैसेज, फोन लॉग्स और अन्य वीडियो सबूत भी हैं, जो वाइकोमिको काउंटी के काउंटी एग्जीक्यूटिव के रूप में आपकी गतिविधियों और जीवन का विवरण देते हैं। वाइकोमिको काउंटी के शेरिफ के रूप में मुझे गहरा दुख और शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि एक अन्य निर्वाचित अधिकारी ने उस काउंटी पर ऐसी बदनामी लाई है जहां मैं पैदा हुआ और पला बढ़ा हूं। हमारे नागरिक इससे बेहतर के हकदार हैं। मेरे वकील और मैं आपकी लिखित प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें आप बताएं कि बाहरी एजेंसी द्वारा गंभीर आरोपों की जांच के लिए मुझे कौन से कदम उठाने चाहिए। कृपया 14 दिनों यानी 2 हफ्तों के भीतर जवाब दें। मैं आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। सादर, माइकल ए लुइस, शेरिफ, विकोमिको काउंटी, मैरीलैंड। ठीक है। यहाँ सोचने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझने के लिए है। मेरा दिमाग चकरा गया है। अब मैं खास मेहमान को बुलाता हूँ। मेरे साथ डैनियल सोकोविट्स हैं, जो पीड़ितों के अधिकारों और मुकदमेबाजी के वकील हैं। इन्हें इस बारे में काफी जानकारी होगी। डैनियल, मुझे आपको बताना है कि मैंने कभी चुने अधिकारियों के बीच ऐसा संवाद नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी काउंटी एग्जीक्यूटिव और शेरिफ के बीच कोई संवाद देखा है, वो भी रिवेंज पॉर्न के आरोपों को लेकर तो बिल्कुल नहीं। क्या आपने कभी पत्रों के जरिए आगे पीछे ऐसा संवाद देखा है? नहीं, मेरा मतलब है मैंने शेरिफ का पत्र पढ़ा और ये हैरान करने वाला है कि वो ऐसी बातें आधिकारिक लेटर हेड पर लिखकर भेजते हैं। क्रिमिनल कानून के हिसाब से उनकी गलती एक बात है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराना जो कहता है कि वो बिना सहमति फैलाई गई अश्लील तस्वीरों का शिकार है, और वो भी आधिकारिक लेटर हेड पर लिखना, ये बेतुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पत्र के अंत में लिखा है, कृपया मेरे निजी वकील से संपर्क करें। इससे लगता है कि उन्हें संभावित परिणामों का अंदेशा है। वो अपने सार्वजनिक पद और निजी वकील दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी नज़र में तो ऐसा लगता है कि वो यौन उत्पीड़न की शिकार एक पीड़िता को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इस बारे में एक पल बात करते हैं। तो कानून के तहत चलिए मैरीलैंड के कानून से शुरू करते हैं। यहां तक कि अगर कोई किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अंतरंग संबंध में नहीं था और अगर किसी ने अपनी खुद की तस्वीरें लीं, क्योंकि इस बात को लेकर बहस है कि ये तस्वीरें कथित तौर पर शेरिफ के डिप्टी द्वारा कैसे हासिल की गईं, अगर ये सच है। नियम क्या है? रिवेंज पॉर्न का दावा करने के लिए आपको किसी के साथ अंतरंग संबंध जरूरी नहीं है, और आपको यहां तक कि आप खुद ने अपनी मर्जी से वो तस्वीरें ली हों तब भी। क्या इससे फर्क पड़ता है कि आपने वो तस्वीरें किसी को भेजी थीं या नहीं? इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैरीलैंड में अंतरंग तस्वीरें बिना सहमति फैलाने से जुड़ा एक काफ़ी सामान्य आपराधिक कानून है। अगर कोई व्यक्ति अंतरंग तस्वीरें इस इरादे से फैलाता है कि तस्वीरें लेने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाए, उसे परेशान किया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए या उस पर दबाव डाला जाए। अब इसमें एक दूसरा हिस्सा है जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति ने उन तस्वीरों के प्रसार के लिए सहमति नहीं दी थी और साथ ही उसकी यह उचित उम्मीद थी कि वे तस्वीरें निजी ही रहेंगी। इस कानून में नहीं कहा गया कि तस्वीरें पाने वाला ही उनका इच्छित प्राप्तकर्ता होना चाहिए। तस्वीरें पाने और साझा करने वाला वही व्यक्ति होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ नहीं है। आपने तस्वीरें क्यों लीं, इसका फर्क नहीं पड़ता।
आपने उन्हें किसके साथ साझा किया, इससे सच कहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विचार कि किसी ने संभवतः आपकी सहमति के बिना ये तस्वीरें साझा की और उन्होंने ऐसा पीड़ित को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया, यही इसे अपराध बनाता है। अगर आप किसी को फोटो भेजते हैं तो आपकी निजता की उम्मीद खत्म नहीं होती, क्योंकि दलील ये दी जाती है कि आपने खुद ही उसे भेजा था। इसलिए जो भी हुआ उसके लिए आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। ये ऐसा है जैसे किसी ने आपके डिवाइस या क्लाउड से इसे चुरा लिया या गलत भेज दिया हो। सिर्फ ये सोच लेना कि अगर आपने इसे भेजा है तो आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप खुद को किसी भी चीज का शिकार माने, क्योंकि आपने इसे बाहर भेजा है। ये सही नहीं है। ये 100% सही है, वरना ये कानून बिल्कुल ही बेमतलब हो जाते। ये उसी गलत फहमी जैसा है कि एक शादीशुदा आदमी, एक पति अपनी पत्नी का रेप नहीं कर सकता। सिर्फ इस बात से कि आप किसी से शादीशुदा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सेक्स के लिए सहमति दी है। सिर्फ इस बात से कि आपने अपनी निजी तस्वीर किसी व्यक्ति के साथ साझा की है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसे पूरी दुनिया के साथ साझा करने की अनुमति दे दी है। मुझे आपसे यह पूछने दीजिए, जब वे एक संभावित फेडरल अपराध का जिक्र करते हैं तो क्या वह टेकडाउन एक्ट है? हाँ, वही होगा। तो जब ये पत्र भेजा गया था, उस समय ऐसा कोई फेडरल अपराध अस्तित्व में नहीं था। तो संभवतः वे उस सिविल कानून का जिक्र कर रहे थे जो लागू हुआ था, जो था 15 यूएससी 6851, जो केवल सिविल मुकदमे की अनुमति देता है। हाल ही में टेक इट डाउन एक्ट लागू हुआ है, जिससे बिना अनुमति तस्वीर साझा करना अपराध बन गया है। यह क्या हो रहा है? क्योंकि आपके पास 2024 से ये पत्राचार हैं। हम अब इसके बारे में सुन रहे हैं। पिछले 2 सालों में क्या हुआ? मामला धीरे धीरे गर्म हो रहा था। चर्चा है कि आप जांच करवाना चाहते हैं। ठीक है, आपके फोन की तलाशी का वारंट आ रहा है। बहुत कुछ होने वाला है। आपको क्या लगता है, पिछले 2 सालों में क्या हुआ? हाँ, मेरा मतलब है हमें पहले शेरिफ लुइस द्वारा दर्ज अपराध रिपोर्ट वाले मामले को देखना चाहिए। ये सोच कि आप लिखित में ये कहें कि ठीक है, आप एक पीड़ित रहे हैं, लेकिन अब इससे मेरे लिए, समुदाय के एक और राजनीतिक व्यक्ति या किसी जांचकर्ता के लिए आपके सभी निजी उपकरणों, आपकी सारी डिलीट की गई जानकारी तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। ये डराने धमकाने का एक तरीका है। ये सही नहीं है। ये वास्तव में एक सच्चा बयान नहीं है। जरूरी नहीं कि वो जो कह रहे हैं वो सही हो, और ना ही ये किसी ऐसे व्यक्ति का बयान है जिससे कभी पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने या यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारी बनने का प्रशिक्षण मिला हो। रिपोर्ट दर्ज करने और खुद को पीड़ित बताने वाले को भले ही आरोपों पर भरोसा न हो, कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए। अधिकांश राज्यों में बिना अनुमति किसी की अंतरंग तस्वीरें साझा करना यौन अपराध है। इसका कारण भी है। न्यूयॉर्क सिटी में इसे विशेष प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी SVU संभालती है, जैसा टीवी शो में दिखाते हैं। नागरिक कानून को संघीय स्तर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा अधिनियम के तहत पारित किया गया, क्योंकि बिना अनुमति अंतरंग तस्वीर साझा करना यौन शोषण माना जाता है। और अब आपके पास एक शेरिफ है जो किसी को ये बता रहा है कि ये ठीक है, आप चाहें तो रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मूल रूप से यही वो इस व्यक्ति को बता रहा है। तो मुझे समझ नहीं आता कि जनता कैसे भरोसा कर सकती है कि कोई भी उनकी शिकायत को गंभीरता से लेगा, जब शेरिफ लुइस जैसे लोग इसे लिखित में देने और पीड़ित को भेजने के लिए तैयार हैं। 2024 के बाद क्या हुआ? दुर्भाग्य से ये पत्र शेरिफ मेडफोर्ड के लिए डराने वाला साधन बन गया। हमें किसी जांच की खबर नहीं मिली। संभव है काउंटी एग्जीक्यूटिव ने आपराधिक शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया आगे न बढ़ाने का फैसला किया हो। ऐसा लगता है ये पत्र बाद में फॉयल अनुरोध से सामने आए। इसके जवाब में वो अब वास्तव में इनकार कर रही हैं कि ये तस्वीरें कभी अस्तित्व में थीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अड़ी रहीं कि उन्होंने काउंटी एग्जीक्यूटिव रहते कभी न्यूड फोटो नहीं भेजी। मुझे याद नहीं कि वो इस पर भी इतनी अड़ी थीं कि ऐसी तस्वीरें ली ही नहीं, लेकिन उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना दिलचस्प था। आपने क्या सोचा? मुझे लगता है दुर्भाग्य से समाज में अब भी उन लोगों के लिए कलंक है जो अपनी अंतरंग तस्वीरें लेते हैं, इस बात से कि उन्होंने खुद अपनी शुरुआती चिट्ठी में इन तस्वीरों को अश्लील कहा। ये जाहिर होता है कि इसमें कहीं न कहीं शर्म जुड़ी हुई है, और लोग मानते हैं कि इसका आपके राजनीतिक करियर पर भविष्य में असर पड़ सकता है। और हमने वास्तव में देखा है कि जब ये सामने आता है तो ये लोगों के राजनीतिक करियर पर असर डालता है। मुझे लगता है कि इसका बहुत कुछ उस शर्म से जुड़ा है जो इस बात से आती है कि आप एक निश्चित उम्र के हैं और फिर भी ऐसी तस्वीरें साझा कर रहे हैं, और समाज में इसकी स्वीकार्यता को लेकर भी।
आजकल दुर्भाग्यवश ये लगभग ऐसे हो गया है जैसे पहली दूसरी मुलाकात में ही कोई अपनी निजी तस्वीरें साझा कर देता है। एक स्तर का भरोसा होता है और इसी वजह से ऐसे कई कानून अस्तित्व में आए हैं। तो मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा ये है कि वो जिसे अपनी प्रतिष्ठा मानती है उसे बचाने की कोशिश कर रही है। हमें नहीं पता कि अगर ये तस्वीरें सचमुच थीं और ऐसा लगता है कि शायद थीं, तो शेरिफ ने उन्हें कैसे पाया। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे अपराधी किसी के डिवाइस से ये तस्वीरें हासिल कर सकते हैं, चाहे हैकिंग के जरिए हो या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से। हमारे पास न्यू जर्सी में एक मामला था जहां कोई अपने सहकर्मियों के फोन तक पहुंच बना रहा था, यह दिखाते हुए कि वह लॉक हो गया है, और फिर दूसरों की निजी तस्वीरें अपने फोन पर एयर ड्रॉप कर रहा था और उन्हें ऑनलाइन साझा कर रहा था। तो हमारे पास सारी जानकारी नहीं है। मैं कहूंगा कि यह आपराधिक कानून बहुत सीमित दायरे में बनाया गया है। संभव है डिप्टी ने शेरिफ के साथ तस्वीरें बिना नुकसान पहुंचाने की नीयत से साझा की थीं। शायद उसने ये सिर्फ दिखाने के लिए किया कि उसके पास तस्वीरें हैं। ये सब कहने के बावजूद ये व्यवहार सही नहीं ठहरता, और इसका ये मतलब नहीं है कि जियोर्डानो को इस स्थिति में जो हुआ उसके लिए शर्मिंदा महसूस करना चाहिए। ये केवल आरोप हैं। असल में क्या हुआ पता कर रहे हैं। मुझे उसके पत्र का हिस्सा दिलचस्प लगा। आपने तस्वीर रखने की बात मानी है। आपने यह बात एक निजी नागरिक एनापोलिस में कुछ लोगों के समूह से कही थी, जिसमें आपने यह भी जोड़ा कि वह तस्वीर सरकारी फोन से साझा की गई थी। एक बैठक में जिसमें आपके मुख्य डिप्टी, राज्य के अभियोजक, प्रशासन के सहायक निदेशक और मैं थे, मेरी अनुमति बिना ही उसे यह बात कैसे पता चली, यह सोचने पर मजबूर हुआ। मेरा मतलब है, अगर मान लें कि यह सब सच है कि उसने ये बातें की थीं, और वैसे भी उसने इस बात का खंडन किया कि तस्वीर उसके पास खुद थी, जैसे कि आप जानते हैं उसने कहा कि वो उसे भेजी गई थी। आपको क्या लगता है कि उसे कैसे पता चला, या कथित तौर पर पता चला, कि उसने ये बातें की थीं? आपको सोचना होगा कि लोग बातें करते हैं। मेरा मतलब है, लोग किसी भी छोटी बात पर चर्चा करते हैं, खासकर छोटे राजनीतिक समुदायों और पार्टियों के भीतर। मेरे मन में कोई शक नहीं है कि किसी न किसी तरह ये बात उसके पास पहुंच गई, या तो किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए जो उस समय मौजूद था, या फिर अफवाहों के जरिए जो उस प्रक्रिया में चल रही थीं। तो मुझे लगता है कि उसे ये जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति से मिली होगी, जिसे या तो खुद व्यक्तिगत रूप से पता था, या फिर उसने अफवाहों के जरिए सुना था। मेरा मतलब है, आमतौर पर लोग इसी तरह ऐसी बातें पता करते हैं। क्या हम इसके बारे में अब इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ये राजनीति है, क्योंकि चुनाव का मौसम है? हाँ, मेरा मतलब है, मैंने ये पढ़ा और मैंने सोचा कि ये लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के सदस्य होंगे। मेरा यही नजरिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये असल में एक ही पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से राजनीति का सबसे मजबूत रूप है। दोनों निजी मामलों में एक दूसरे को आधिकारिक लेटरहेड पर पत्र भेज रहे थे, लेकिन यह स्पष्ट रूप से राजनीति है। तो बाल्टीमोर के WBFF की रिपोर्टिंग के अनुसार इस साल की शुरुआत में वाइकोमिको के वकील एंड्रयू इल्यूमिनाटी, क्या अनोखा उपनाम है, एंड्रयू इल्यूमिनाटी, ने उनकी इन्वेस्टिगेटिव टीम को बताया कि काउंटी ये पत्र जारी नहीं करेगी क्योंकि यह उद्धरण व्यक्तिगत गोपनीयता में अनुचित हस्तक्षेप होगा। साथ ही उन्होंने इन्हें जांच रिकॉर्ड में शामिल बताया। बुधवार को WBFF ने रिपोर्ट किया कि इल्यूमिनाटी ने शायद अपना मन बदल लिया। WBFF रिपोर्टर गैरी कॉलिंस के साथ पत्राचार में लिखा गया कि रिकॉर्ड सार्वजनिक हित में जारी किए गए। उद्धरण, शेरिफ ने पुष्टि की है कि उनके कार्यालय द्वारा कोई खुली जांच नहीं की जा रही है और यह मामला जांच के लिए किसी बाहरी एजेंसी को नहीं सौंपा गया है। मिस्टर कॉलिंस की कहानी के कारण ये मामला सार्वजनिक ध्यान में है, इसलिए ये रिकॉर्ड्स सार्वजनिक हित के हैं। शेरिफ कार्यालय ने कहा, मोबाइल कंपनियों को कोई रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का नोटिस नहीं मिला। कोई ज्ञात सबूत नहीं है कि वे तस्वीरें अभी भी मौजूद हैं, और ना ही ऐसा कोई रोकने का कानूनी नोटिस या कोई अन्य पत्र है जिसमें शेरिफ ने काउंटी एग्जीक्यूटिव को निर्देश दिया हो कि वो शेरिफ के डिप्टीज को अपनी अर्धनग्न, नग्न या अश्लील तस्वीरें भेजना बंद करें, जैसा कि मिस्टर कॉलिंस के लेख में उल्लेख किया गया है। डैनियल, आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं जिसमें इन पत्रों को जारी करने के लिए रुख बदला गया, और आप इसके पीछे दिए गए तर्क के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे नहीं लगता कि इन पत्रों के लिए कोई रोकने वाला कानून था। ये साफ है कि ये एजेंसी के लेटर हेड पर हो रहे हैं। इस बात का संकेत है कि कभी भी कोई जांच शुरू नहीं की गई थी। हालांकि मैं समझता हूं कि इसमें एक निजी मामला शामिल है, लेकिन पक्षों ने फिर भी काउंटी एग्जीक्यूटिव के कार्यालय के लेटर हेड और शेरिफ के कार्यालय के लेटर हेड का इस्तेमाल करने का फैसला किया। मुझे लगता है कि इस आपसी पत्राचार में जनहित है, और वास्तव में मुझे लगता है कि शेरिफ के कार्यालय की प्रतिक्रिया में भी जनता की रुचि होनी चाहिए। अगर ये मेरे बस में होता तो काउंटी एग्जीक्यूटिव जियोर्डानो को कहना चाहिए था, हाँ मैं पीड़ित था
और मेरी कहानी सुननी चाहिए ताकि दूसरे पीड़ित ना हो। क्योंकि अगर एक काउंटी एग्जीक्यूटिव के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आम नागरिक या रोजमर्रा के लोग जब प्रीसिंक्ट में जाते हैं तो शेरिफ के कार्यालय में उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। इस सब की टाइमिंग के बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि ऐसा लगता है कि ये तस्वीरें सबसे पहले 2024 में फरवरी के आसपास जारी की गई थीं, क्योंकि काउंटी एग्जीक्यूटिव जियोर्डानो के पत्र में वो दावा करती हैं कि 13 फरवरी 2024 को उन्हें सूचित किया गया था कि मैरीलैंड रिवेंज पॉर्न कानून के तहत एक अंतरंग संबंध होना जरूरी है। लेकिन ये पत्र सितंबर-अक्टूबर के हैं। साफ है कि 6 से 8 महीने तक कुछ चलता रहा जिससे वे आगे बढ़कर अतिरिक्त जांच कराने को प्रेरित हुए। ये एक दिलचस्प बात है। बाल्टीमोर सन की रिपोर्ट के अनुसार एग्जीक्यूटिव जियोर्डानो और शेरिफ लुइस के बीच कामकाजी रिश्तों में सालों से उतार चढ़ाव रहा है। शेरिफ लुइस ने कहा कि पिछले 1.5 साल में उनका काउंटी एग्जीक्यूटिव से रिश्ता अच्छा नहीं रहा, लेकिन दोनों ने वाइकोमिको काउंटी की भलाई के लिए मिलकर मेहनत की है। WBFF की इन्वेस्टिगेटिव टीम स्पॉटलाइट ऑन मैरीलैंड ने कथित तौर पर जियोर्डानो को मैसेज किया कि क्या उनका कभी उद्धरण वाइकोमिको काउंटी शेरिफ ऑफिस के किसी भी सदस्य के साथ कोई यौन या किसी और तरह के अंतरंग संबंध रहा है। उन्होंने जवाब में लिखा, ये बातचीत यहीं खत्म है। आपसे बात करना मेरे समय के लायक नहीं। अब मैं वकीलों से सुनूंगी। वैसे ये पूरी मैसेजिंग बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड है। मैं सच में आपको पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये साफ है कि ये मेरे समय के लायक नहीं है। स्पॉटलाइट ऑन मैरीलैंड ने मैसेज किया कि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड सहमति नहीं दी, तो जियोर्डानो ने कहा, आपके सारे सवालों के जवाब पत्र में मिलेंगे। इसका क्या अर्थ है? मैं इसे निजता में और अधिक दखलंदाजी के रूप में देखता हूँ। जियोर्डानो का विभाग के अंदर किसी के साथ यौन संबंध था या नहीं, ये वास्तव में किसी का निजी मामला है। यही इसका निजी पहलू है। और फिर से इससे ये बात नहीं बदलती कि उनका मानना था कि उनकी एक या कई तस्वीरें जो उन्होंने खुद ली थीं और जिन्हें निजी रखने का इरादा था, वे शेरिफ कार्यालय के बाहर और शेरिफ कार्यालय के अंदर साझा की जा रही थीं। तो हाँ, मेरा मतलब है कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिन्हें आपको हमेशा लागू रखना चाहिए जब आप मीडिया से बात करते हैं, खासकर जब आप रिकॉर्ड से हटकर बात कर रहे हों, और इस बारे में दोनों पक्षों के बीच बिल्कुल साफ समझ होनी चाहिए। क्या मुझे उनका सवाल उपयुक्त लगा? वे जिज्ञासु थे, लेकिन शायद पूछने का तरीका और संवेदनशील हो सकता था। मैं समझता हूं कि वो क्यों मानती हैं कि उनकी निजता और भंग हो रही है। अब आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? दुर्भाग्यवश ज्यादा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि 2024 में होने के कारण अब इसकी समय सीमा को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। अगर शुरुआत में आपराधिक कार्रवाई हुई थी तो उस शेरिफ या डिप्टी पर सिविल मुकदमा हो सकता है जिसने ये तस्वीरें सबसे पहले साझा की थीं। ऐसा कोई सिविल टॉर्ट नहीं है जिसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ला सकें जो सिर्फ तस्वीरें देखता है। मेरा मतलब है फर्स्ट अमेंडमेंट इसकी सुरक्षा करता है। शेरिफ लुइस ने तस्वीरें देखीं, इसके लिए आप उन्हें दोष नहीं दे सकते, लेकिन शुरुआत में तस्वीरें उपलब्ध कराने वाले को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। क्या मुझे लगता है कि इस पर और बहस होगी? हाँ, मुझे लगता है कि कुछ और तथ्य हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं दी जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं, बस फिर से, काउंटी में बाकी सभी के भले के लिए। पुलिस अधिकारी गंभीरता से सोचें कि उन्होंने स्थिति कैसे संभाली और सामान्य हालात में कैसे प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि ऐसी प्रतिक्रिया से और पीड़ित सामने आते हैं। इसी कारण ये कानून बनाए गए थे। हाँ, ये अजीब मामला है। अब ये बहुत सार्वजनिक हो गया है। डैनियल सोकोविट्स, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। और फिलहाल हमारे पास आपके लिए साइड बार पर बस इतना ही है दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। मुझे X, Instagram पर फॉलो करें और न्यूज नेशन शो जैसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न समयानुसार देखें। अगली बार मिलेंगे दोस्तों।